हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर है। सारा मॉक टेस्ट मैं इंग्लिश का जो करा रहा हूँ, आपको पता है ना कि एग्जाम के बाद हम लोग बहुत हर संभव प्रयास करते हैं कि हमको मॉक टेस्ट हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिले। जैसे अभी से हम आपको आगाह कर दे रहे हैं कि आपका एग्जाम जैसे 18 तारीख को खत्म होगा। एग्जाम दे के निकलते ही आप हमारे टीम मेंबर को और मुझे व्हाट्सअप करके सारे क्वेश्चंस बता देना जितने भी आपको याद हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 7279047787 पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लेना और बता देना। इससे फायदा आप ही का है, ताकि जितना भी क्वेश्चंस है आप बताओगे, आप लोग सब मिलके उसका हम लोग रिव्यू करा के यूट्यूब पे डाल देंगे। साथ में एप्लीकेशन पे उसको अगेन मॉक टेस्ट बना के डाल देंगे, ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलो गाइस, रेडी रहना, व्हाट्सअप करना और कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के मॉक टेस्ट को। और ऐसे ही जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसको हम लोग फिर अगली बार एग्जाम के लिए रख लेते हैं, ताकि अगली बार ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करा पाए। ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है ना, आई एम गुड इन इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने आपको ना जो टॉप 200 रूल्स के अंदर पढ़ाया था गुड से रिलेटेड, तो उसी में देखो गुड का मैंने मेंशन किया था अलग से कि देखो गुड के साथ एक प्रीपोजिशन होता है एट, लेकिन यहाँ पे दे रहा है इन, तो ये चीज गलत है। तो आपको याद रखना है गुड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो क्या होता है, इन के जगह पे आप एट यूज करोगे तो एट जो है सही है और इन जो है वो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो गुड एट का यूज होगा, ना कि गुड इन का। क्लियर है? एग्जाम में आगे आ भी सकता है। क्लियर है ना? आगे चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर को मैं मिटा दे रहा हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा और इतनी हेल्प तो कर ही दोगे आप। जैसे अगला क्वेश्चन है क्या, पेपर शुड बी डैश पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। देखो ये आपने वॉइस पढ़ा होगा। वॉइस में क्या पढ़ा है, एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है ना, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को जनरली हम लोग शुड प्लस V1 का यूज करते हैं। शुड के साथ क्या करते हैं, प्लस में V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं ना, शुड के साथ बी आता है और बी के साथ प्लस क्या करते हैं हम लोग, वर्ब के तीसरे फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये कैसे समझ में आएगा कि सेंटेंस पैसिव में है कि एक्टिव में? तो देखो ना, शुड बी के साथ क्या आता है, V3 होता है। तो यहाँ पे रिसाइकल ना होके रिसाइकल्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। पेपर को रिसाइकल्ड किया जाना ही चाहिए अगर संभव हो तो। रिसाइकल्ड का मतलब दोबारा से उसका नवनिर्माण करना चाहिए, ठीक है। पेपर का नवनिर्माण करना चाहिए, फिर पुनर्निर्माण करना चाहिए अगर संभव हो तो, ठीक है। तो यही जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो वो तो पैसिव में हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसाइकल्ड, तो V3 हो जाएगा इसका। आगे देखो, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सुनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वो सीट बेल्ट नो एरर। अच्छा एक चीज मेरे को कमेंट बताओ आप लोग क्या पैसेज में यूट्यूब पे करा दूं एक दो, या फिर छोड़ दूं एग्जाम से पहले? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पैसेज की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर पैसेज की जरूरत नहीं, तो कमेंट में करना कि सर रहने दो पैसेज। अगर आपको लगता है कि पैसेज की जरूरत है तो कहना मैं एक दो प्रीवियस ईयर का पैसेज मेरे पास है, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है, जैसे एग्जाम में आए थे। ओके, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि डिफरेंट हो, बट 90% वही पैसेज मैं करा दूंगा आपको। आगे रहा नो सुनर डिड ही सी द। देखो नो सुनर के साथ दो एरर दिया जाता है। टॉप 200 रूल्स के अंदर मैंने बताया था पहला कि नो सुनर के जस्ट बाद में डिड या फिर हैड आता है। क्या होता है, या तो डिड होगा या फिर हैड आएगा नो सुनर के जस्ट बाद। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब होगा। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, नो सुनर के जस्ट बाद अगर डिड आया है, ठीक है, क्या आया, अगर डिड आया, जैसे देखो इसमें डिड आया है, तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे सी। तो क्लियर है, सी V1 है। अगर हैड होता तो फिर हम लोग यहाँ पे V3 का यूज करते। तो हैड तो है नहीं, तो V3 में कोई एरर है नहीं, डिड भी पहले आया, सही है। दूसरा एरर ये ना कि यहाँ पे क्या करेंगे, द ट्रैफिक पुलिसमैन। अब जो यहां से सेंटेंस हो रहा है ना, ये एंड हो जा रहा है। क्लियर, नो सुनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, तो ये सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, वी वर सीट बेल्ट। तो यहां पे दूसरे सेंटेंस के पहले क्या कंजक्शन आता है, देन नाम का एक कंजक्शन आता है। कंजक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देन नाम का एक कंजक्शन आ जाएगा। तो सी के अंदर अब कुछ लोग सोचेंगे सर मेरे को एक चीज कंफ्यूजन होता है, मान लो जैसे इस सेंटेंस में देन दिया नहीं है, तो हम बी को भी तो गलत कह सकते हैं ना। हो सकता है कि हम बी में ही हम देन लगा दें, क्यों ना, मैन के बाद ही तो देन लगाना है। तो हम बी को एरर क्यों नहीं कह रहे, हम लोग सी में क्यों कह रहे हैं कि ही के पहले लगाओ।
ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि 3 5 के पहले अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 5 एंड ठीक है ऐसे करके, तो 3 के बाद 4 लिखा कि 5 के पहले 4 लिखा, ये चीज समझना मुश्किल है। ठीक है, 3 के बाद हमने 4 लिखा है कि 5 के पहले 4 लिखा। तो देखो ये तो खैर रहा मैथमेटिक्स का फंडा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3 के बाद 4 है और 5 के पहले 4 है। लेकिन ग्रामर का रूल क्या कहता है ना कि फर्स्ट सेंटेंस में देन का यूज नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस में अगर नो सूनर का यूज हुआ है तो सेकंड सेंटेंस में देन का है, सेकंड सेंटेंस का शुरुआत देन से होगा। तो हमको सेकंड सेंटेंस का यूज इस्तेमाल करना है ना देन का, इसलिए कह रहे हैं कि देखो बी तक में कोई एरर नहीं है क्योंकि बी तक ये फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा हो रहा है कि ही वर, तो यहां पे देन का यूज सी के स्टार्टिंग में करेंगे। क्लियर है? बाकी अब समझ का फेर है, ग्रामर कितना आपने पढ़ा है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, he have talked a lot। ठीक है, नाउ लेट अस डैश टू वर्क। कह रहे ना कि बहुत बात हो गया हम लोगों के बीच। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस डैश टू वर्क, हम लोग को अब काम करना चाहिए। तो काम करना या फिर काम में गंभीरता पूर्वक लगना या फिर अब काम सीरियसली करना, सीरियस होकर करना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? तो एक फ्रेजल वर्ब होता है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है काम में लग जाना चाहिए, काम में गंभीरता पूर्वक लग जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा गेट डाउन टू। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट अस गेट डाउन टू। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है गेट डाउन टू वर्क, मतलब काम में अब हमको गंभीरता पूर्वक लग जाना चाहिए। पहले हम लोगों ने बहुत बात कर लिया। क्लियर है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, लाइफ गार्ड मतलब जो जीवन की सुरक्षा करते हैं। वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन डैश एट द डीप एंड ऑफ द पूल। क्या है ना कि जो लाइफ गार्ड है वो नहीं जाने देंगे, क्या नहीं करने देंगे भाई, बच्चों को डेप्थ में स्विम करने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब गहराई तक या फिर दूर तक स्विमिंग करने तैरने नहीं देंगे। क्लियर है? तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि लेट कहां पे है, कहीं समझ में आया आपको? तो सर लेट, रुको, लेट यहां पे है। लेट के बाद जनरली क्या करते हैं हम लोग V1 का यूज करते हैं। तो लेट के साथ V1 क्या है, स्विम्स, तो V5 हो जाएगा। ठीक है, स्वयं क्या है, B2 है, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, बिकॉज 2 + V1 आ गया है। तो V1 बचा क्या, स्विम, तो क्या हो जाएगा लेट चिल्ड्रेन स्विम। क्लियर है ना? और वैसे भी चिल्ड्रेन का था, ये चिल्ड्रेन क्या था, प्लूरल था, चाइल्ड होता है सिंगुलर, तो V1 का यूज करते हैं। अगर इतना भी सोच लेते ना तो दिमाग में आ जाता, बट वो सही लॉजिक नहीं था। सही लॉजिक था कि लेट के साथ स्विम का यूज होगा, V1 का यूज होगा। जैसे लेट मी गो कहते हैं ना, देखो लेट हिम गो, लेट हिम गोज नहीं कहते। कुछ लोग कहेंगे ना कि हिम आया है तो गोज करो, नहीं, लेट के बाद भले सब्जेक्ट कुछ भी हो, आगे आने वाला वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कह रहा है आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थक गया हूं। लेट्स डैश अ डे। ठीक है, तो लेट्स के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं ना कि चलो लेट से कोई मतलब नहीं है, कह रहा है कि मैं जो थक गया हूं अब मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं थक जाता हूं या फिर जब आप थक जाते हो किसी काम को अगले दिन के लिए छोड़ देते हो, चलो बाद में करेंगे, या फिर बाद में मतलब काम को पोस्टपोन करते हो या फिर स्थगित करते हो, काम को बाद में करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉल इट अ डे। इसका मतलब कॉल इट अ डे, एक चाहे आपसे इडियम फ्रेज में ये पूछ लेगा कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, कॉल इट, ये आधा है और ये आधा है, कॉल इट अ डे, दोनों मिलके बन जाएगा कॉल इट अ डे। तो कॉल इट डे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काम को आगे के लिए टाल देना। क्लियर है? इडियम फ्रेज में पूछ सकता है अवॉइड अ वर्क, ठीक है, टू डू अदर डे वगैरह वगैरह, कुछ भी करके ऑप्शन दे सकता है। तो ये चीज याद रखना, मैंने 2 कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कॉल इट अ डे सही था, अगर आपने भी आंसर किया तो सही था। आगे देखो ऑटोनॉमी का एंटोनिम पूछ रहा है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो हम किसी पे डिपेंड ना हो, खुद से वो चीज हम कर सकते हैं, स्वतंत्र हो, किसी से डिपेंडेंस ना हो। तो कुछ लगेंगे अच्छा स्वतंत्र है तो स्लेवरी मारो, इसका मतलब गुलामी से रिलेटेड होता है, नहीं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जिस तरीके से वो किसी पे और पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाना, किसी पर हम डिपेंडेंट है, हम फ्री नहीं है खुद से कुछ काम करने के लिए, अपने मतलब अपने मर्जी के मालिक नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिपेंडेंस, जहां पे हम किसी और पे डिपेंड है, कुछ भी करने के लिए किसी से पूछना है, उसका मतलब गुलामी नहीं होता। ठीक है, आगे देखो 8 नंबर में क्या रहा है, ट्रॉमा का मतलब होता है आघात लगना। आघात मतलब मानसिक रूप से आघात लगना, इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा इमोशनल शॉक। ये आपको नहीं भी पता तो याद रखना, ट्रॉमा का मतलब होता है ये होता है ना मानसिक आघात लगना, जिसको हम कहते हैं इमोशनल शॉक लगना। क्लियर है? तो डी इसका सही था। देखो फिर क्या है ना, 9 नंबर बताओ, फाइंड द करेक्ट स्पेल। कुछ लोग कहेंगे नीचे देखो मास्टर साहब लाल लाल दिख रहा है, तो इसी को आंसर कर देगा हरिकेन, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सा इसमें से अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग आज वीडियो के ना एक मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मे भी वो टेस्ट हो जाएगा, इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वाला है, रात में वीडियो मिल जाएगी आपको थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे। टेम्पेस्ट का मतलब होता है ना क्या,
तूफान उफान आना, ठीक है। तो टेम्पेस्ट का स्पेलिंग सही है, बाकी सारे स्ट्रॉम होना चाहिए, कहा गया ले सब स्पेलिंग गलत लिख रखा। 10 नंबर में देखो कह रहा है, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान बेईमानी तौर से दिखाता है जो एक्चुअली वो है नहीं, मतलब बहरूपिया बनना। तो बहरूपिये को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इम्पोस्टर। क्लियर है? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कैसा इंसान बेईमानी करता हो, खाली बहरूपिया हो, ढोंग रचता हो, उसको क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, एक ईडियम है, ईडियम क्या है ना, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, ठीक है। बहुत ज्यादा उत्साहित होने का मतलब क्या है? दारू पी लेना, ड्रंक हो जाना? नहीं, ड्रंक होके कौन उत्साह होता है? वो तो नौटंकी होता है, ठीक है। वो होता है चीरफुल होना। चीरफुल मतलब चीरना फाड़ना नहीं, चीरफुल का मतलब होता है, चीर नहीं कहते, चीयर कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। करेक्ट आंसर सी है इसका, ठीक है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन में बनाने का एक लॉजिक बनाता हूं आपको, आई होप कि सारे लोग कर लेंगे ऐसे करके। द सैल्मन फिश पुश देमसेल्फ, ठीक है। जो सैल्मन फिश होती है अपने आप को क्या करती है? पुश करती है, ढकेलती है। क्या करने के लिए ढकेलती है भैया? वो रुको थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर करता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियरली दिख जाए, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, लास्ट में नीचे दिख रहा होगा इसके ऑप्शंस। तो देखो, सैल्मन फिश अपने आप को ढकेलती है टू रिटर्न टू देयर स्पॉइंग ग्राउंड। स्पॉइंग ग्राउंड का मतलब होता है ना, स्पॉइंग ग्राउंड का मतलब होता है जहां पे वो अंडे देती हैं, वो वाली जगह पे, ठीक है। या फिर एंड फर्टिलाइज देम। तो गाइस यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो खुद को करती है पुश, किस चीज के लिए करती है आगे वो लिखना है, एंड से तो आना नहीं था। वो किस चीज के लिए पुश करती है वो चीज समझ में आना चाहिए। या तो उस ग्राउंड पे अंडे देने वाली जगह पे जाने के लिए क्या करती है? अपने आप को पुश करती हैं। या फिर टू देयर लिमिट्स, अपने लिमिट्स, जितना लिमिट है वो पूरे लिमिट्स के साथ क्या करती हैं? पुश करती हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको। बट तो यहाँ पे आना गलत हो जाएगा बिकॉज सेंटेंस के अगेंस्ट हो रहा है वो। तो समझ में आ रहा है कि अपने पुश कर रही है तो पूरा पहले लिमिट का इस्तेमाल करेंगी, टू देयर लिमिट्स, ठीक है। अपने लिमिट जितना है ना पूरे ताकत से अपने आप को पुश करती हैं। कहा क्या, किस लिए करती हैं भाई? एंड फर्टिलाइज देम, और अपने आप को फर्टिलाइज करती है, ठीक है। क्लियर है? टू रिटर्न देयर स्पॉइंग ग्राउंड्स, क्यों भाई? अपने जहां पे अंडा देती है उस ग्राउंड पे जाने के लिए। बट वंस दे लेड देयर एग्स दे डाइड, जैसे ही वो बच्चा अंडा दे देती हैं वो मर जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको फिर से इसको लिखवा रहा हूं, या फिर इतना नहीं करना था, बट समझ में देखो लास्ट में क्या कह रहा है? दे डाइड, वो मर जाती हैं। और ये देखो क्या लिख रहा है? बट वन दे लेड देयर एग, जब वो अंडा दे देती हैं तो फिर कुछ करती हैं। जब वो अपना अंडा एक बार दे देती हैं तो फिर आगे क्या करेंगी? तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि वो मर जाती हैं। तो आप आराम से सोच लेते कि एंड में आपका आर आ रहा है, तो एंड में आर ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है ना? चलो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, एक्टिव पैसिव है। A lion does not eat grass, however hungry he may be। एक जो शेर होता है कभी घास नहीं खाता, चाहे वो कितना भी भूखा क्यों ना हो। क्लियर है सर? तो कौन नहीं खाता? तो लायन। क्या नहीं खाता? ग्रास। तो ग्रास क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ या फिर अनकाउंटेबल कह लो तो लगेगा सिंगुलर इसके साथ। तो ग्रास इज नॉट, ग्रास इज इटेन। गलत है। देखो ग्रास इज नॉट आया है तो आपको यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? जब नॉट आ गया तो नॉट का इस्तेमाल करना। तो ग्रास इज नॉट इन दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पे बिंग नॉट है, तो बिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस टेंस में तो है नहीं कि बिंग आएगा। तो बिंग वाला भी हटा दो। तो बिंग कहाँ है भैया? एक तो बी के अंदर बिंग है, तो डी के अंदर बिंग है, नहीं होगा। और सी नंबर होगा नहीं, बिकॉज देखो क्या लिख रहा है, सी नंबर भी हो सकता है, अभी हमको कंफर्म नहीं कह सकते, सी नंबर हो सकता है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं। बी और सी को हटा दिया हमने, सॉरी बी और डी को हटा दिया। तो देखो क्या कह रहा है, ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन, इसमें भी है ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन। हाउएवर हंग्री ही मे बी, या फिर हाउएवर हंग्री ही मे बी। अब इन दोनों में क्या छाटे भैया, किस तरीके से छाटे भैया? अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि किसको हम आंसर करें और किसको आंसर नहीं करें। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। सेंटेंस देखो क्या लिखा है, नॉट कहां आया है, देखो नॉट इट के पहले आया है, तो उसमें भी इटन के पहले ही नॉट आएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन सी में देखो क्या है, इटन नॉट कह रहा है, तो गलत है ना। तो नॉट इटन होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 100% ए नंबर जो है सही है। ग्रास इज नॉट इटन बाय अ लायन, ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नरेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम। तो इसमें कुछ नहीं करना, ही सेड वो कहता है, हाउ आ गया तो फिर रिमार्क से बना है सबका, तो टेंशन नहीं लेना। पास्ट का होगा तो रिमार्क तो होगा नहीं, ईडी लगना चाहिए।
तो ही रिमार्क्ड डैट, डैट आएगा तो इसमें देखो डैट नहीं आया, ऑन आ गया तो बी भी नहीं होगा, तो डैट डैट हो गया। अब देखो ये पास्ट का है तो यहाँ पे इज तो होगा नहीं, वाज होगा, तो इट वाज, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। डी तो इसे भी गलत था, इज कर दिया गया था, तो करेक्ट आंसर ए है इसका। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिवली, एक्टिवली का कह रहा है नाउन बताओ, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब का नाउन बताओगे तो देखो एक्ट क्या है, वर्ब, और एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, सॉरी एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर। अब सुनो एक बात मैं ध्यान से दे रहा हूं, कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया, और एग्जाम देके जैसे ही आओगे व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे, ठीक है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ बाई करने हैं या फिर टेस्ट सीरीज एयरफोर्स वाई ग्रुप के बाई करने हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब बाई कर लो, या फिर पीडीएफ बाई करने के लिए हमारे टीम को व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर हमको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वोकैबुलरी या फिर रीजनिंग या फिर मैथ जो भी पीडीएफ बाई करना है व्हाट्सअप करके बाई कर लो 7279047787 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप जाके टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।